तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि चेंज इन मोमेंटम और उस मोमेंटम को चेंज करने में जो टाइम लगा है उन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। ये जो हमारा फोर्स निकल करके आता है इसे हम कहते हैं एवरेज फोर्स, क्योंकि इस प्रोसेस में टाइम लिया जाता है मोमेंटम को चेंज करने में। वैसे हमारा ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक इंस्टेंटेनियस लॉ है कि जिस भी टाइम पर आप फोर्स पता करना चाहते हो उस टाइम पर आप लीनियर मोमेंटम का रेट पता कर लो कि किस रेट से वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वही रेट चेंज किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल। वरना आप m इंटू ए भी कर सकते हो, ये वो एक्सेलरेशन है जो उस इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट के पास है जिस इंस्टेंट पर आप फोर्स पता करने में इंटरेस्टेड हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ की इंस्टेंटेनियस फॉर्म है इस पर बेस्ड किस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि एक पेबल है that is thrown in vertically upward direction. Give the magnitude and direction of net force on the pebble during upward motion, during downward motion and at the highest point where it stops momentarily. और जो हमारा पेबल है उसका मास है 0.05 किलोग्राम। अब देखिए ये जो हमारा पेबल है जब हम इसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे तो हैंड से रिलीज करते ही ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा और उस पर लगना शुरू हो जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो किस तरफ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि अगर आपको ये पता लग चुका है कि ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सीलरेशन किस तरफ लग रहा है तो फोर्स भी आप बता सकते हो वो हमेशा एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में ही होगा, बस वो एक्सीलरेशन से m टाइम ज्यादा होगा। यहाँ m क्या है, उस मास का ऑब्जेक्ट जो उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो एक्सीलरेशन ग्रेविटी की वजह से कहाँ है, नीचे की तरफ, तो फोर्स भी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। कितना, पेबल का मास जो कि 0.05 kg है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लेते हैं 10, तो कितना आ जाएगा 0.5 न्यूटन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जब ये पेबल हमारा नीचे की तरफ गिर रहा होगा जैसा कि सेकंड पार्ट में पूछा गया है, तब भी हमारा एक्सीलरेशन ग्रेविटी वाला नीचे की तरफ ही लगेगा। तो फोर्स फिर से कहाँ लगेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 0.5 न्यूटन, क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू बदली नहीं है ना उसकी डायरेक्शन बदली है। और तीसरे पार्ट में हमसे इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछी गई है हाईएस्ट पॉइंट पर। देखो नॉर्मली बच्चों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन होता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब ये हमारा ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो हो सकता है कि उस टाइम पर उस पर कोई एक्सेलरेशन लग रहा हो और साथ ही उस पर कोई फोर्स भी लग रहा हो। ऐसा होता कब है कि जब हमारा एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट होता है तो वो स्पीड को घटाता है और घटाते घटाते फाइनली जीरो कर देता है और उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका डायरेक्शन बदल करके दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन जब वो डायरेक्शन को बदल रहा होता है उस मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन उस मोमेंट पर भी वो ना एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ग्रेविटी ने लगना तो बंद किया नहीं होगा, अभी भी ये जो हमारा पेबल है वो ग्रेविटी के ही इन्फ्लुएंस में है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पर भी कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। तो फोर्स फिर से कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। कितना, m इंटू जी, 0.5 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो तीनों ही पार्ट्स के आंसर क्या है कि जो हमारा पेबल है वो सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तीनों ही सिचुएशंस में, 0.5 न्यूटन का इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और स्टूडेंट्स ये जो हमारा न्यूमेरिकल है एक्चुअल में इसमें 2 लाइन और अटैच है कि डू योर आंसर्स डिफर इफ द पेबल इज थ्रोन एट एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल, कि इस पेबल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ना फेंक करके हॉरिजॉन्टल से अगर 45 डिग्री के एंगल पर फेंक दिया जाता तो ये जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर है क्या वो डिफर होंगे। तो ये जो हमारा पेबल है इस बार जो मोशन परफॉर्म कर रहा है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन और ये है इसकी अपवर्ड मोशन, जब वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा था उसके बाद फिर वो नीचे गिर रहा है। तो ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन मतलब हर पॉइंट पर हमें फोर्स पता करना है। तो ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर आपको ये पता लग चुका है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है जो वो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स होता है। तो इस बार भी पेबल हैंड से रिलीज करने के बाद पूरी ही जर्नी में ग्रेविटी के ही इन्फ्लुएंस में रहेगा।
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो हर पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो भी कहाँ होगा, नीचे की तरफ, और लगेगा कितना, 0.05 न्यूटन m इंटू ए से इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ की इंस्टेंटेनियस फॉर्म है, F इज इक्वल्स टू ma, ये एक लोकल रिलेशन है। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या थी उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जिस टाइम पर आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो उस टाइम पर अगर आपको ऑब्जेक्ट का नेट एक्सेलरेशन पता है तो आप उस पर नेट फोर्स बता सकते हो। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स। उस मोमेंट से पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। और पहले पार्ट में ये फोर्स हमसे तब पूछा गया है when this stone is just dropped from a window of a stationary train। तो देखो जब ये स्टोन हमारा एक स्टेशनरी ट्रेन में होगा तो हमें उस स्टोन की स्टेट तो दिख रही होगी कि वो स्टोन अभी रेस्ट में है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको स्टेट रेस्ट में दिख रही है तो आप कॉन्क्लूड कर दें कि उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर वो रेस्ट में है तो उसके पास कोई वेलोसिटी तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और एक्सेलरेशन ही नहीं है तो फोर्स ही नहीं है। लेकिन ये जो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 0, वो जस्ट विंडो से फेंकने से पहले की बात है। जैसे ही वो अपने हैंड से स्टोन को रिलीज करेगा वो जो हमारा स्टोन है वो ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, और अब उस पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ, क्योंकि वो नीचे गिर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और ये लोकल रिलेशन हमें ये बता रहा है कि हाथ से रिलीज करते ही उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो नेट एक्सेलरेशन है वो बदल गया, तो नेट फोर्स भी बदल जाएगा। अब जो ये स्टोन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना होगा, मास तो है उसका 0.1 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ, तो फोर्स तो लगेगा 1 न्यूटन का, और लगेगा किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और दूसरे पार्ट में हमें ये फोर्स तब पता करना है व्हेन स्टोन इज जस्ट ड्रॉप फ्रॉम अ ट्रेन विच इज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखो जब तक ये स्टोन फिर से ट्रेन के अंदर है तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि जिस स्पीड से देखो हमारी ट्रेन जा रही होगी उसी स्पीड से हमारा जो स्टोन है जो उस ट्रेन के अंदर है वो भी उसी स्पीड से जा रहा होगा। क्योंकि हमारा कॉमन एक्सपीरियंस ये होता है कि जिस स्पीड से हमारी कार या ट्रेन चल रही होती है उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं सभी के पास सेम वेलोसिटी होती है, मतलब स्पीड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो इस बार भी स्टोन के जस्ट विंडो से ड्रॉप होने से पहले उस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो होगा 0, क्योंकि ये जो हमारा स्टोन है वो एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स भी नहीं है। और यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में है तो उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा होता है। लेकिन इस बार भी जैसे ही स्टोन हैंड से रिलीज किया जाएगा या ड्रॉप किया जाएगा विंडो से, तो हाथ से रिलीज होते ही वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, और जैसे ही ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आया तो एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स भी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना, 1 न्यूटन का। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एक मूविंग फ्रेम से अलग होता है तो वो उसकी वेलोसिटी को अचीव कर लेता है। मान लेते हैं कि ये जो हमारी ट्रेन है दूसरी सिचुएशन में वो राइट हैंड साइड में जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर से, तो इस बार जब मैं स्टोन को ड्रॉप करूंगा तो ड्रॉप करने के बाद उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 नहीं होगी। तो ये स्टोन जब इस मूविंग ट्रेन से अलग होगा तो उसे वेलोसिटी किसकी मिलेगी, ट्रेन की, 36 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। लेकिन जैसे ही हमारा स्टोन मूविंग ट्रेन से अलग हो जाएगा तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आएगा और उस पर फोर्स कितना लगेगा, 1 न्यूटन का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऑन द अदर हैंड जब ये हमारा स्टोन एक स्टेशनरी ट्रेन से ड्रॉप किया जा रहा था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ड्रॉप करते ही वो होगी 0, क्योंकि फ्रेम जो है हमारा ट्रेन उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। लेकिन फोर्स दोनों ही सिचुएशन में कैसे होंगे, सेम, क्योंकि फोर्स का वेलोसिटी से कुछ लेना देना नहीं है, उसका इंटरेस्ट किसमें होता है, एक्सेलरेशन में। चलिए बात कर लेते हैं तीसरी सिचुएशन की, कि इसी स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो पहली सिचुएशन में ट्रेन रुकी हुई थी, दूसरी सिचुएशन में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, अब तीसरी सिचुएशन में वो क्या है, एक्सेलरेट कर रही है। तो जब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही होगी तो स्टोन भी साथ के साथ एक्सेलरेट कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही इस स्टोन को मैं ट्रेन से अलग कर देता हूं या ट्रेन की विंडो से ड्रॉप कर देता हूं तो ट्रेन का जो इन्फ्लुएंस है उस पर खत्म हो जाएगा। तो जिस ऑब्जेक्ट की वो इन्फ्लुएंस में होगा फोर्स वो लगाएगा, तो फोर्स उस पर कौन लगाएगी, ग्रेविटी। लेकिन यहां भी ट्रेन से अलग होते समय ट्रेन के पास जो वेलोसिटी होगी वो स्टोन को तो मिल जाएगी, लेकिन फोर्स कौन लगाएगा इस बार भी, ग्रेविटी। कितना, 1 न्यूटन का फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप बिल्कुल भी दिमाग में ये मत बैठा लेना कि जिस तरह से मूविंग फ्रेम से अलग होते समय वेलोसिटी मिल जाती है उसी तरह से एक मूविंग एक्सेलरेटिंग फ्रेम से अलग होते हुए एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो किसी भी फ्रेम से अगर हम अलग होते हैं तो हमें उसकी वेलोसिटी तो मिलती है, लेकिन अब वो फ्रेम जो है, जो ट्रेन एक्सेलरेट हो रही थी, वो हमें अलग होने के बाद एक्सेलरेट नहीं कर पाएगी। तो ये जो मिसकंसेप्शन है वो आपके दिमाग में राइज नहीं होना चाहिए कि ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है वही स्टोन के पास होगा ड्रॉप करने के बाद। और ये जो फोर्थ पार्ट है जिसमें वो हमारा स्टोन जो है वो ट्रेन के फ्लोर पर रखा हुआ है और ट्रेन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रही है और जो स्टोन है वो उस ट्रेन के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी है। तो जिस रेट से हमारी इस बार ट्रेन एक्सीलरेट करेगी उसी रेट से हमारा स्टोन एक्सीलरेट करेगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना कि हमारी कार की वेलोसिटी तो बढ़ रही है और हम कार के अंदर बैठे हुए हैं, हमारी वेलोसिटी ना बढ़े, क्योंकि जिस रेट से कार या ट्रेन की वेलोसिटी बढ़ती है उसी रेट से हमारी भी वेलोसिटी बढ़ती है। तो जो एक्सेलरेशन ट्रेन के पास होगा वही स्टोन के पास होगा। तो जब तक वो स्टोन उस ट्रेन के अंदर है और ट्रेन के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है और आपसे पूछा जाए इस स्टोन पर अब कितना फोर्स लग रहा होगा, तो मैं बाहर से देखने के बाद कहूंगा कि ये जो हमारा स्टोन है वो ट्रेन की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट कर रहा है और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स। तो इस बार इस स्टोन पर कितना फोर्स लगेगा, मास 0.1, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स आ जाएगा 0.1 न्यूटन का इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। तो यहां से अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ की इंस्टेंटेनियस फॉर्म है F = ma, इसको एक स्पेसिफिक टाइम पर कैसे यूज करते हैं। और साथ ही मैंने आपको ये भी समझाया कि ये जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक वेक्टर लॉ भी है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि इसकी वेक्टर फॉर्म पर बेस्ड किस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती है और उन्हें किस तरह से अप्रोच करना है, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।